हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का जो है सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में हम वन और वन्यजीव संसाधन के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए जितना जो है इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा जो है कहीं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पढ़ाई को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए अलग रख दें कहीं जगह, तो हमारे डेली लाइफ को लेकर के भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना, वन जीवों को बचाना, वन का संरक्षण करना, ये सभी धरतीवासियों का परम कर्तव्य है, चाहे वो पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हों, उनका पढ़ाई से रिश्ता हो या न हो। क्योंकि ये धरती पोल्यूशन का शिकार जो हो रही है, प्रदूषण जो बढ़ रहे हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं सबको भुगतना पड़ रहा है और सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए इन्वायरमेंट के लिहाज से ये लेसन इम्पोर्टेंट है, तो सबको जानना चाहिए और सबको हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण जो है करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये फॉरेस्ट है। आप देख करके समझ सकते हैं कि ये फॉरेस्ट जो है क्या होता है, कैसे होता है। ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं। तो अब हम लोग थोड़ा इसके डिफिनीशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट क्या होता है? एक वास्ट लैंड जहाँ पर अनेकों टाइप्स के श्रब्स, प्लांट्स, ट्रीज, ग्रासेस एंड क्रीपर्स वगैरह होते हैं, उसे हम लोग वन कहते हैं। एक्चुअली ये वेटलैंड होता है। नमी जहाँ नहीं होगी वहाँ तो पेड़ पौधे उगेंगे नहीं। तो ये एक नम भूमि होती है जहाँ पर बहुत तरह के अनेकों प्रकार के सैकड़ों हजारों प्रजातियों के पेड़ पौधे, घास फूस, लताएँ, झाड़ियाँ, ये सबसे भरा पड़ा होता है। इसे हम लोग वन कहते हैं। और यह जो है प्राकृतिक वास स्थान होता है वन्य जीवों का, यानी ये नेचुरल हैबिटेट भी होता है वाइल्ड एनिमल्स का। तो आप समझ गए होंगे इसको। और ये फिगर में आप देख रहे हैं कि अनेकों वेराइटीज़ के पेड़ हैं। सबसे ऊपर कई लेयर होते हैं। ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उनसे नीचे छोटे पेड़ होते हैं, फिर नीचे जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनसे नीचे कटीली झाड़ियाँ होती हैं, और सबसे नीचे चटाई के समान बिछे घास जो है मैदान होते हैं, घासें होती हैं। तो इन सभी को जो है हम इंक्लूडली इन सबको एक साथ मिला करके इस विभाग को वन कहा जाता है। और ये एक विस्तृत विभाग होता है। छिटे फुटे जो है अलग अलग कहीं इक्का दुक्का पेड़ जो दिखाई देंगे उन्हें हम वन नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है वाइल्ड एनिमल्स, यानी वन्यजीव। वन्यजीव वो सारे जीव होते हैं जो अभी भी अपने प्राकृतिक वास स्थान में रह रहे होते हैं, उन्हें हम वन्यजीव कहते हैं। यानी ऑल द एनिमल्स विच आर स्टिल लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। और ये जो है अपना सर्वाइवल खुद करते हैं, अपना भोजन खुद ढूंढते हैं, अपना भोजन खुद करते हैं, और अपनी सुरक्षा से लेकर अपनी रक्षा, अपना प्रजनन क्रिया जो भी होता है वो ये सेल्फ करते हैं। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है। तो इस तरह के जीव को हम लोग वन्य जीव कहते हैं। जनरली लोग मान लेते हैं कि जो वन में और जंगल में जो रहते हैं वही जंगली जानवर और वही वन्य जीव हैं। नहीं, जो है गंगा नदी में रहने वाला जो डॉल्फिन, जो गंगा नदी एक जलीय क्षेत्र है, वह भी एक वन्य प्राणी है। उसी तरह समुद्र में रहने वाली व्हेल मछली, वह भी एक वन्य प्राणी है। तो वन्य प्राणी जो है वन में रहने से नहीं होता है। वन्य प्राणी वो होते हैं जो अभी भी अपने प्राकृतिक वास स्थान में रह रहे हों, उन्हें हम वन्य प्राणी कहेंगे। अगर सपोज कीजिए कि अगर आज के डेट में भी कोई मानव, कोई आदिवासी या कोई ट्राइब्स वगैरह अगर आज के दिन में भी जंगल में निवास कर रहे हैं, तो उन्हें भी हम वन्य जीवों के अंतर्गत रख सकते हैं। क्योंकि वो उनका हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट जो है वन है, और वो आज भी वन में ही हैं। वन में रहने वाले भी जीव वन्य प्राणी कहलाएंगे। शेर को अगर कोई पालतू बना के घर पे रखा हुआ है तो वह पालतू जानवर होगा, न कि वो वाइल्ड एनिमल होगा। उसी तरह अगर एक भैंस जो हम घर पे रखे हुए हैं वो हमारी पालतू पशु है, लेकिन वहीं जंगल में रहने वाले भैंस जो है
वह एक जंगली जानवर होती है, वह एक वाइल्ड एनिमल होती है। उसी तरह कुत्ते, घोड़े, ये सब भी जंगल में जो रह रहे हैं, जो वन में रह रहे हैं, यानी अभी भी अपने प्राकृतिक वास स्थान में रह रहे हैं। इनका प्राकृतिक वास स्थान क्या है? इनको रहने के लिए भगवान ने, खुदा ताला ने इनको रहने के लिए जंगल ही तो बनाया है प्रकृति ने। लेकिन ये अगर आज भी वो अपने भगवान और प्रकृति के द्वारा बनाए गए घर में ही रहते हैं तो उसे हम वन्यजीव कहेंगे। लेकिन जो उस प्राकृतिक वास स्थान को छोड़ करके कहीं और रहने लगे हैं, गाँव में रहने लगे हैं, जैसे गांव में रहने वाले कुत्ते, इन्हें हम वाइल्ड एनिमल नहीं कह सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये इस फिगर पे आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। ये एलिफेंट्स हैं, ये जो है ये चीता है, मंकी है, ये बहुत सारे बर्ड्स वगैरह हैं। यहाँ पर आप नीचे जो है गौर से देखेंगे तो यहाँ क्रोकोडाइल्स को दिखाया गया है, जो एक वाटर बॉडीज में रहने वाला जो है जीव है, एनिमल है। तो ये सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। अब जो है इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, और वास्ट होने की वजह से यहाँ के जो है यहाँ पर अनेकों प्रजातियों के वनस्पतियाँ यानी फ्लोरा और फ्यूना यानी बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। भारत जो है ये वन्य जीव संसाधनों में और वन में बहुत धनी देश है। बिकॉज यहाँ पर अनेकों प्रकार के लैंडस्केप भी मिलते हैं। यहाँ पहाड़, पठार, झील, झरना जो है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, और इन सभी जगह जगह अलग अलग स्थलाकृतियों में इस अलग अलग भूदृश्यों पर अलग अलग तरह के वनस्पतियाँ और अलग अलग तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो इसलिए भारत जो है वह इन सारी चीज़ों में बहुत धनी है। लेकिन पूरे भारत की ही बात नहीं, विश्व स्तर पे भी अगर बात की जाए तो हम लोगों की जो ह्यूमन का एक्टिविटी है, इंसान की जो लालच, उसके बाद से इसको अपने विकास करने की जो होड़ है, उस होड़ में कहीं ना कहीं ये वन और वन्य जीवों को नज़रअंदाज करके जो होड़ लगाए हुए है अपने विकास में, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पर्यावरण को भुगतना पड़ रहा है, और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसके चलते ये वन और वन्य जीवों पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे वन्य जीव जो है इस बिगड़ते हुए पर्यावरण के साथ जो है अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। सामंजस्य स्थापित नहीं करने की वजह से बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत तरह के पेड़ पौधे भी इस बिगड़ते पर्यावरण के साथ, इस बदले हुए पर्यावरण के साथ अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं करने की वजह से बहुत सारे तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियां भी खत्म होती जा रही है। तो ये जो है एक समस्या है। अब थोड़ी सी हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? यानी धरातल के ऊपर बायोडाइवर्सिटी, यानी इस बायोस्फीयर में वैरायटी के ऑर्गेनिज्म, वैरायटी के एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब का पाया जाना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। यानी पृथ्वी के ऊपर जैवमंडल में भांति भांति तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, कुछ इतने छोटे होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस इतने छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो कुछ इतने बड़े होते हैं। ब्लू व्हेल को ले लीजिए, मतलब कई 30-32 हाथियों के वज़न के बराबर जो है, उनके वज़न के बराबर उतनी बड़ी होती है। उसे एक जगह अगर सामने से खड़ा हो तो पूरा नहीं देख सकते हैं हम, इतनी बड़ी होती है। उसी तरह कुछ पौधे को ले लीजिए, एकदम छोटे छोटे जो लाइकेन होते हैं, एकदम छोटे, जो हम मतलब उनको देखने के लिए भी हमको अगर अच्छा से देखना चाहते हैं तो लेंस की आवश्यकता पड़ जाएगी। जो काई होती है, जो नम जमी पे आप देखते हैं ग्रीन कलर का जो एक मैट जैसा लगा रहता है, तो ये जो होती है ये एकदम छोटी होती है। तो कहीं इतने विशाल विशाल पेड़ होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत कम जो है दिनों तक जिंदा रहते हैं, तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कई कई साल तक जिंदा रह जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी ज़िंदगी जो है, जिनका जीवन चक्र जो होता है महज कुछ घंटों का होता है। तो कुछ ऐसे जीव भी इस धरातल पर, इस जैवमंडल में पाए जाते हैं जो सैकड़ों साल, कई 100 साल तक, हज़ारों साल तक जीते हैं। जैसे कछुआ को देख लीजिए, मच्छर, मक्खी, ये सब का जो है लाइफ जो है, स्पैन जो है, इन लोगों का जो जीवन चक्र होता है वो बहुत कम होता है। वहीं कछुआ का देख लीजिए बहुत ज़्यादा होता है। पेड़ पौधों का देख लीजिए बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ों का, बड़े बड़े वृक्ष का। तो यहाँ पर उसके बाद से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्थल जल दोनों पे रहते हैं। कुछ उड़ने वाले होते हैं, तो कुछ रेंगने वाले होते हैं, तो कुछ दौड़ने वाले होते हैं।
कुछ केवल हवा में रह पाते हैं, तो कुछ केवल ज़मीन पर रह पाते हैं, तो कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ बिल बना के रहते हैं, तो कुछ पेड़ों पे घोंसला बना कर रहते हैं, कुछ नीले, हरे, पीले, ये अनेकों तरह के जीव जंतु इस जैव मंडल में पाए जाते हैं। यानी इस जैव मंडल में जीवों की जो वेराइटी जो होती है, वेरियस फॉर्म होते हैं, अलग अलग तरह के वेराइटी जो है पाई जाती है, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और ये इसका रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है हम लोग अब जो है जो भी जीव जंतु और वनस्पतियाँ जो है इस जैव मंडल में पाई जाती हैं या हमारे देश भारत में जो पाई जाती हैं, उनका जो है क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN के द्वारा उनका जो है कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको वर्गीकरण किया गया है कि कौन सी प्रजाति, कौन से जीवों को किस कैटेगरी में रखा गया है, उनका कैटेगराइजेशन किया गया है। तो इसे हम लोग जो है अब बारी बारी से इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला जो कैटेगरी है वो है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। तो सामान्य प्रजातियां क्या होती है? यानी जीव जंतु और वनस्पतियों की वैसी प्रजातियां जिस पे कोई संकट ना हो, यानी जो शुरू से अभी तक उनकी संख्या जो है लगभग बरकरार है, वो उनका तादाद बढ़ रहा है, यानी तेज़ी से उनकी तादाद घट नहीं रही है। तो इस तरह के स्पीसीज को हम लोग जो है नॉर्मल स्पीसीज कहते हैं, इन्हें सामान्य जाति कहा जाता है। जैसे ये पाइन और साल का जो ट्री होता है, इसका जो देखा गया है कि इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस पर्यावरण के अंदर, इस जैवमंडल के अंदर इनकी संख्या जो है अच्छी खासी है, ये कम नहीं हो रहे हैं, जहाँ तक ये बढ़ ही रहे हैं। उसके बाद से रोडेंट को देखिए, ये कभी कम नहीं होते हैं, इनको तो भाई महारत हासिल है, मानना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े जो है जीव, डायनासोर्स जैसे जीव ख़त्म हो गए, लेकिन ये मैमल्स और रोडेंट्स जो हैं, ये जो है अपने आप को उस स्थिति, उस विषम परिस्थिति में भी अपने आप को बचा लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये अब कितने माहिर हैं। हमको लग रहा है कि डार्विन के सिद्धांत का फॉलो ये कुछ ज़्यादा ही करते हैं। डार्विन साहब का जो कोट्स है कि इस दुनिया में वही सरवाइव कर पाएगा जो सबसे ताकतवर होगा या जो बदलते हुए पर्यावरण के साथ अपने आप को स्थापित कर पाएगा। तो ये जो है बेचारे हर वक्त हमेशा अपने आप को स्थापित करते गए, जिसकी वजह से इनकी तादाद भी अच्छी खासी है। कैटल जो होते हैं, इनका जो है तादाद भी काफ़ी तेज़ी से जो है घट नहीं रहा है, इनका भी तादाद बढ़ा है। और ये जो मवेशी होते हैं, ये भी सामान्य हैं, इन पे जो है इनको लेकर के कोई चिंता करने की विषय नहीं है। और ये बिकॉज खुद भी सर्वाइव करते हैं और इनमें ह्यूमन इंटरफेयर होता है, इंसान जो है इनकी देख रेख करता है, इनसे फ़ायदे लेता है, तो इनकी भी संख्या जो है घट नहीं रही है, चिंताजनक नहीं है। तो जिन सारे जीव जंतुओं की जो है संख्या अच्छी खासी होती है, जिन पे कोई खतरा नहीं होता है, उस तरह के जीव जंतुओं को हम लोग नॉर्मल स्पीसीज में रखते हैं। नेक्स्ट जो होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज होता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, एंडेंजर्ड का मतलब होता है, ये डेंजर वर्ड से ही है कि आगे जो है एन जो है प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये उससे बना हुआ है। तो एंडेंजर्ड का मतलब होता है संकटग्रस्त जाति, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती है, वे जातियां होती है जिनकी संख्या जो है बिगड़ते हुए पर्यावरण के साथ प्रदूषण, बढ़ते हुए प्रदूषण के चलते इनकी संख्या में कमी आ रही है। और इनकी जो है अगर इन विषम परिस्थितियों को सुधारा नहीं गया, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया नहीं गया, तो आने वाले समय में ये जो है ख़त्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इस तरह की जो है प्रजाति को हम लोग संकटग्रस्त प्रजाति, इसको इंग्लिश में एंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज में आपको जो है ब्लैक बॉक जो है, ये आप देख रहे हैं काला हिरन, उसके बाद से इंडियन रीनो वन जो है हॉर्न, एक सींग वाला भारतीय गेंडा, जो काजीरंगा में जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में एक काजीरंगा जो है वन्यजीव अभयारण्य है, जहाँ पर ये मिलते हैं। उसके बाद से ये शेर के पूँछ के जैसे पूँछ वाला मकाऊ बंदर भी
इसकी भी संख्या घट रही है। अगर पर्यावरण को प्रदूषित होने से नहीं बचाया गया और इन पे अगर कोई इनकी संख्या को बचाने के लिए अगर कोई उपाय नहीं किए गए तो इनकी संख्या तेज़ी से घट रही है और ये ख़त्म हो सकते हैं। उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पर आप क्रोकोडाइल भी ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। उसके बाद से भारतीय गधे जो गुजरात के कच्छ के रण में जो है जंगली गधे जो मिलते हैं उनकी भी संख्या में गिरावट आ रही है। उसके बाद से ये आप मणिपुर की जो है ये संघाई हिरन जो है ये आप देख सकते हैं इसको, इसकी भी संख्या में कमी आ रही है। तो ये सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनको हिंदी में संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वल्नरेबल स्पीसीज होती है जिसको हिंदी में सुभेद जातियां कही जाती है। ये जो जातियां होती है इनकी भी हाल वैसे ही होती है जैसे संकटग्रस्त जातियों की होती है। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। ये विषम परिस्थितियां अगर ख़त्म नहीं हुई, पर्यावरण प्रदूषित ऐसे ही होता रहा तो ये आने वाले समय में ये जीव जंतु भी एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। ये भी जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी इनकी संख्या संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या से कुछ ज़्यादा है और अगर इनको बचा करके नहीं रखा गया, इन्वायरमेंट ऐसे ही पोल्यूट होते रहा, हम लोग अगर ऐसे ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहें तो ये कुछ दिनों में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में पहुंच जाएंगे और फिर वहां से इनकी संख्या अगर लगातार और कम होती रही तो फिर संकटग्रस्त प्रजातियों से ये जो है लुप्त प्रजाति के में आ जाएंगे। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और इन सारे ऐसे जीव जंतु जो एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें शिकार नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें आता है आपको ब्लू शिप जो माउंटेनस इलाके में मिलते हैं। उसके बाद से गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन। हमारे पूर्वज लोग हम लोग सुने हैं, अपने बाप दादा से परदादा से सुने होंगे कि वे लोग कहा करते थे कि गंगा नदी में जो है जब गांधी सेतु से गुजरा जाता था तो बहुत अधिक मात्रा में डॉल्फिन गंगा नदी में ऐसे जो है जैसे ये मछली जो है बहुत प्यारी सी छलांग लगा कर के बाहर आ रही है और फिर अंदर चली जाती है, ऐसे सैकड़ों मछलियों को जो है डॉल्फिन को देखा जा सकता था। लोग देखते थे, बड़ी खुशी होती थी। लेकिन आजकल आंखें जो है इनको तकती रह जाती है उसी गांधी सेतु पुल से, लेकिन ये एक दूर दूर तक कहीं एक दिखने तक को भी नज़र नहीं आते हैं। तो इनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर एशियाटिक जो है एलिफेंट है, इसकी भी संख्या में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। तो ये जो है सुभेद प्रजातियां थी जिनकी संख्या संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या से ज़्यादा है। अगर और ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रदूषण के वजह से ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। अगर इनकी जो है इस विषम परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं किया गया, इनकी संख्या लगातार घटती गई तो ये एक दिन संकटग्रस्त प्रजाति बन जाएंगे और फिर वहाँ संकटग्रस्त प्रजातियों के जो है श्रेणी में आ जाने के बाद से अगर वहाँ उसके बावजूद भी विषम परिस्थितियाँ, पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं हुआ तो ये फिर एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे जो है नेक्स्ट जो है वो स्पीसीज जो है, ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसे हम लोग बोलते हैं रेयर स्पीसीज। रेयर का मतलब ही होता है दुर्लभ, जो मुश्किल से मिले। तो ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो शुरू से ही पहले से ही इनकी संख्या कम होती है। यानी जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या पहले से ही कम है, उस तरह के स्पीसीज को हम लोग जो है रेयर स्पीसीज कहते हैं। जैसे ये फॉरेस्ट जो है डिजर्ट फॉक्स जो होता है ये इनकी संख्या बहुत कम होती है शुरू से ही, पहले से ही, क्योंकि हमारे देश में डिजर्ट तो बहुत छोटे क्षेत्र पे है जो राजस्थान में, वहाँ पर भी डिजर्ट में एक्चुअली ये होता है कि वहाँ पेड़ पौधे बहुत कम रहते हैं। तो वहाँ इन सारे जीव जंतु जो होते हैं ये सुरंग बना करके रहते हैं और वहाँ दूर दूर तक वीरान होने की वजह से क्या है कि ये मानव बसाव या और ओपन रहने से ये जो है इनको भय लगता होगा, डर लगता होगा, या फिर जो है ओपनली ये रहने की वजह से बहुत सारे लोग इनका शिकार भी कर लेते होंगे, जिसकी वजह से इनकी तादाद बढ़ नहीं पाती है। उसके बाद से ये सुंदर सा पक्षी आप देख रहे हैं, इसको हॉर्नबिल कहा जाता है। ये बड़ी सुंदर पक्षी है, इनकी भी संख्या कम पाई जाती है। उसके बाद से आप यहाँ पर जो है हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले जो ब्राउन यानी भूरे रंग के जो भालू होते हैं, इनकी भी संख्या कम है। उसके बाद से जो है आपको एशियाटिक बफेलो जो होते हैं, एशियाई जो है
भैंसें जो होती हैं इनकी भी संख्या कम होती है और ये भी एक रेयर स्पीसीज के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो इन्हें जो है हिंदी में दुर्लभ प्रजाति कही जाती है, इनकी संख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो होता है एंडेमिक स्पीसीज होता है। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जिनकी जो संख्या है या जो किसी खास जो है ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, यानी किसी खास क्षेत्र में ये जो है प्रजातियाँ पाई जाती है। इस तरह की प्रजातियों को हम लोग एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, यानी पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल फेनोमिना के अंतर्गत पाए जाने वाले जो है जीव होते हैं उसे हम लोग जो है एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। इसको हिंदी में स्थानिक प्रजातियाँ कही जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं सुंदर सा बर्ड, कितनी सुंदर जो है दिख रही है, ये एक बत्तख की प्रजाति है जिसको निकोबारी जो है अंडमानी टील कहा जाता है। तो ये सिर्फ अंडमान निकोबार में ही मिलते हैं। उसके बाद से ये देख रहे हैं निकोबारी पिजन, बहुत ही खूबसूरत ये जो है ये कबूतर की एक प्रजाति है। तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती जो है ये निकोबार में पाई जाती है। तो इस जो है ये निकोबारी पिजन इसको कहा जाता है और ये उसी स्थान पे केवल मिलते हैं। तो ये एक स्थानिक जीव होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडमानी पिग, ये सिर्फ अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाली जो है कैटल मवेशियों की एक प्रजाति जो होती है जिसे मिथुन कहा जाता है, ये जो है ये केवल जो है अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो ये एक स्थानिक प्रजातियाँ हुई। नेक्स्ट जो होता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। हाँ जी, एक्सटिंक्ट स्पीसीज यानी विलुप्त प्रजातियाँ। विलुप्त प्रजातियाँ क्या होती हैं? विलुप्त या लुप्त प्रजाति क्या होती है? यानी कि हम लोगों ने अपने विकास की होड़ में अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए हम लोगों ने एसी, रेफ्रिजरेटर इन सब का बहुत इस्तेमाल किया। बहुत जो है अपनी जीवन को बचाने के लिए हम लोगों ने जंगलों को काट करके खेत बनाया। फिर मवेशियों को, जितने भी जंगली जीव जंतु थे, जितने भी जंगली जानवर थे, वन्य प्राणी थे, उनको तो सबसे पहले हम लोगों ने उनका घर छीन लिया, उनको बेघर कर दिया। फिर हम ही उनका शिकार बना दिए, उनका शिकार कर लिए। इस तरह से जो है इनकी संख्या में गिरावट आई। यानी हम लोग डायरेक्टली इन्हें मारते हैं, इनडायरेक्टली इतना ना ज़्यादा हम लोगों ने प्रदूषण फैला रखा है इस इन्वायरमेंट में। इस इन्वायरमेंट को इतना कचरा कर रखा है कि इन्वायरमेंट इतना जो है प्रदूषित हो गया है कि उस प्रदूषण, बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से बहुत सारे जीव जंतु जो हैं वह अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। इस बिगड़ते हुए पर्यावरण के साथ जो है अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं करने की वजह से उनकी संख्या ख़त्म होते गई और वो एक दिन ऐसा आया कि वह इस जैवमंडल से, इस धरातल से, इस पृथ्वी के ऊपर से उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो इस तरह के जीव जंतुओं को हम लोग जो है लुप्त प्रजाति कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एशियाटिक चीता, ये विलुप्त हो गए हैं। ये जो है कितनी सुंदर जो है ये बर्ड लग रही है। अब इसको हम सिर्फ फिगर में देख सकते हैं, इसको हम जिंदा नहीं देख सकते हैं। ये पिंक हेडेड डॉग जो है कितना खूबसूरत है। ये जो है ये भी एक लुप्त प्रजाति है। ये जो है प्रजाति इंडिया में नहीं पाई जाती है, हालांकि ये मॉरिशस में पाई जाती है। ये डोडो जिसका नाम डोडो होता है, यह भी एक लुप्त हो गई है प्रजाति। अब आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के सारे देशों के साइंटिस्ट अगर अपनी एड़ी चोटी भी लगा दें, दिन रात मेहनत करें, अपनी पूरी ज़िंदगी भर मेहनत लगा दें, पूरी ज़िंदगी भर जो है अपना सारा तन मन धन लगा दें, तो क्या इनमें से किसी एक प्रजाति को भी बनाया जा सकता है? किसी एक जीव को भी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जो है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमें जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। भगवान हमें दिमाग दिए, हमें एक जो है बहुत ही उत्तम किस्म का प्राणी बनाए, बहुत ही हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता दिए। तो हमें अपने उस विवेक के बल पे हमें खुद भी अच्छा से जीना चाहिए और हमें इन सभी जीव जंतुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, इनका भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि हम भी जिएं और सबको भी जीने दें और सबकी रक्षा करते हुए रहना चाहिए। तो आई होप आप इसको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोगों ने वन और वन्य जीवों की प्रजातियां वगैरह हमने पढ़ा। अब वन्य जीवों के थोड़े से लाभ पढ़ लेते हैं। भाई वन से क्या लाभ होता है? तो आपको बता दें कि जन्म लेने से लेकर के मरने के बाद तक हमारे जितने भी तरह के हमें
हमारे जीवन को आसान बनाना और मरने के बाद तक भी हमें वन्य जीवों और वन्य जीवों से मिलने वाले बाई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम लोगों के द्वारा किया जाता है। जन्म लेने से पहले अगर हम लोग जो है अपनी माँ के सिक्कम में होते हैं, हम गर्भ में होते हैं, तब से जो है इन्हीं वनों से अलग अनेकों तरह के जड़ी बूटियाँ, अनेकों तरह के जो है औषधीय फल, बीज वगैरह जो है एक गर्भवती और महिला को दिया जाता है, जिसके वजह से उसके होने वाले बच्चे हेल्दी होते हैं। तो ये उसके बाद से हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद से हमारे खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक का सारा चीज़ जो है हमें जंगल से ही मिलता है, हमें वन से ही मिलता है, वन्य जीवों से ही मिलता है। अगर जैसे कि हमें फल फूल सब्जी, उसके बाद से अनेकों तरह के हम पेय पदार्थ जैसे चाय कॉफ़ी ये सब का इस्तेमाल करते हैं। पेपर जिस पे हम लोग लिखते हैं वो कहीं ना कहीं वन से ही प्राप्त होते हैं। तारपीन तेल, उसके बाद से सुगंधित द्रव्य, ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं जो है वन से ही मिलते हैं। वन से गोंद रबड़ ये सब भी मिलता है। वन से चिकिलगम नामक गम मिलता है जिनसे च्युइंग गम बनाया जाता है। वन से जो है और से बहुत सारे पेय पदार्थ भी हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद से वन से जड़ी बूटियाँ मिलती है जिनका जो है औषधीय बहुत ज़्यादा लाभ होता है। उसके बाद से ये वन जो होते हैं वो बहुत तरह के सभी अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं, जंगली जानवरों, वन्य जीवों का प्राकृतिक वास स्थान होते हैं, यानी वन्य जीवों के लिए घर देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बर्ड्स जो है वन पे पेड़ पौधों पे ही घोंसला बनाती है। जितने भी वन्य जीव हैं वो वनों में ही रहते हैं और ये पेड़ पौधे हमें ठंडी छाया देते हैं। गर्मी के दिन में आपने कभी पेड़ के नीचे पीपल की जो ठंडी छाँव आप लोग जो है का आनंद लिए होंगे। इसको तो हमने और आप बहुत सारे लोक गीतों में सुने होंगे, स्वागत गीतों में सुने होंगे कि पीपल का ठंडा जो है, पीपल का छाँव जो होता है बहुत ठंडा होता है, बहुत आनंददायी होता है। आपने कभी देखा है कि बड़े पेड़ के नीचे, बड़े पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को खेलते हुए, उन बच्चों को के चेहरे पे जो खिलखिलाहट होती है, जो मुस्कान होती है, वो आप कितना भी बड़ा महल बना दे, आलीशान महल, वो बच्चे वहाँ उतने खुश नहीं रह पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद से वनों से हमें और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन ये बेचारे वन हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं हमेशा। ये वन जो है जहाँ पर होते हैं वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत कम रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर से कम रहता है, क्योंकि ये तापमान को अवशोषित कर लेते हैं, गर्मी को सोखते हैं। ये वन बादलों को रोककर वर्षा कराते हैं। ये वन जो है बाढ़ में सहायक होते हैं, बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं। क्योंकि ये जो बारिश का पानी होता है तो कुछ बारिश के पानी जो है पेड़ की पत्तियों पर लिपट जाती है, कुछ नीचे गिरती है, तो वन के पत्तियों से नीचे एक जो है वन की जो पत्तियां नीचे गिरी होती है, उन गिरी हुई पत्तियों का एक वन जहाँ पर होता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में एक मोटी गद्दीदार परत बन जाती है, जिसमें जब भी बारिश की पानी होती है तो बारिश की पानी उसमें लिपट जाती है। आपने कभी देखा होगा कि बारिश जो होती है, बारिश होने के बाद वैसा इलाका जहाँ पर घास फूस वगैरह पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहाँ बारिश के चंद मिनटों बाद आप पहुँचते हैं तो वहाँ पानी का रिसाव, पानी का बहाव आप नहीं देख पाते हैं। लेकिन वहीं आप देखे होंगे, आपने ज़रूर ऐसा फील किया होगा कि अगर आप किसी जो है छोटे मोटे जंगली या झाड़ियाँ हैं उनसे आप जब गुजरे होंगे तो आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि 2 दिन पहले की बारिश हुई थी और वहाँ से आज भी पानी थोड़ा थोड़ा रिस के निकल रहा है। तो ये क्या करते हैं, बाढ़ की स्थिति जो आती है वो तब आती है जब नदी की कैपेसिटी से ज़्यादा नदी में पानी आ जाता है। यानी नदी को एक अपनी क्षमता है पानी को ढोने की। अचानक से जब बारिश होती है और बारिश का पूरा पानी जब नदी में चला जाता है, तो कम बारिश में भी जब बहुत ज़्यादा पानी नदी में चला जाएगा तो अचानक नदी की कैपेसिटी से पानी जब बढ़ ज़्यादा हो जाएगा तो वो नदी जो है में पानी का लेयर जो होता है, पानी का लेवल जो होता है वो ऊपर उठ करके दूर तक फैलने लगता है और दैट इज़ कॉल्ड फ्लड। इसी को बाढ़ कहा जाता है। लेकिन ये पेड़ पौधे जहाँ पर होते हैं, बहुत सघन वन होते हैं, वहाँ पर इनकी पत्तियाँ, गिरी हुई पत्तियाँ एक गद्दीदार स्पॉन्जी जो है एक लेयर बना देती है, जहाँ बारिश का पानी लिपट करके धीरे धीरे जाता है। यानी ये बारिश के पानी को रोक देते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके जा, और बारिश का पानी जब रुक जाता है और थोड़े थोड़े करके जब अंदर जाता है, थोड़े थोड़े करके जब पानी निकलता है, कई दिनों तक जाता है,
तो थोड़ा थोड़ा पानी जाने की वजह से क्या होता है कि नदियों में एकाएक पानी का स्तर नहीं बढ़ता है, जिसके चलते बाढ़ कंट्रोल में रहता है। उसके बाद से ये मिट्टी को भी पकड़ के रखते हैं, तो उपजाऊ मिट्टी का कटाव से भी बचाते हैं। यानी वन जो है वो हमारे मिट्टी संरक्षण में भी काफ़ी सहायक होते हैं। उसके बाद से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखते हैं, हमें शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आज इस पेंडेमिक जैसी स्थिति में ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है। आज चारों तरफ लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। वो 400-500 रुपया का सिलेंडर आज 20-20 हज़ार तक रुपया में बिक रहा है। तो ये स्थिति आ गई है, और ये हमें ये पेड़ पौधे हमें जन्म से लेकर के मरने तक, मरते दम तक, ये हमें पेड़ पौधे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद से ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके रखते हैं, बादलों को रोक करके बारिश कराते हैं, और भी अनगिनत फ़ायदे हैं इनसे। हम अगर सब इसके फ़ायदे गिनाने लगें तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको हम एक क्लू दे दिए हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा इस पे मंथन कीजिए, और वनों के बारे में जब आप सोचिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि आप जो कपड़ा पहन रहे हैं वो कहीं ना कहीं वन के बाई प्रोडक्ट हैं। आप जो खाना खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वन का बाई प्रोडक्ट है। चाहे वो आप ड्राई फ्रूट्स ही क्यों ना खा रहे हों, चाहे वो आप फ्रूट ही फ्रेश फ्रूट क्यों नहीं खा रहे हों, कुछ भी खा रहे हों आप, ये सब कहीं ना कहीं वन और वन्य जीव का ही प्रोडक्ट होता है। हमें मांस, मछली, अंडा ये कहीं ना कहीं जीव जंतुओं से मिलता है। जीव जंतु भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। वन्य जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि वन्य जीव जो होते हैं वो पर्यावरण में इकोसिस्टम को, पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र में काफ़ी सहायक होते हैं। अगर इनमें से किसी एक जीव को भी नष्ट कर दिया गया तो फिर पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा, और इस तरह से जो है काफ़ी इसका नुकसान पूरे जैवमंडल में सभी जीवों पर पड़ेगा। सपोज कीजिए कि जंगल से सारे शेर और सारे मांसाहारी जीवों को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा? सारे मांसाहारी जीव खत्म हो जाएंगे तो शाकाहारियों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, उन्हें मारने वाला कोई नहीं होगा, और शाकाहारियों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, फिर शाकाहारियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये शाकाहारी नए पेड़ पौधे को उगने नहीं देंगे, बिकॉज इन्हें वनस्पतियाँ ही इनका चारा होती है, और इस तरह से ये वनस्पतियों को ख़त्म कर देंगे। और जब वनस्पतियाँ खत्म हो जाएगी, शाकाहारियों की संख्या जब बढ़ेगी, तो शाकाहारियों की संख्या बढ़ने की वजह से पूरे जंगल नष्ट हो जाएंगे, पूरे जंगल खत्म हो जाएंगे, और जब वनस्पतियाँ खत्म हो जाएगी तो फिर भोजन के अभाव में ये भी खत्म हो जाएंगे, खुद खत्म हो जाएंगे, और इस तरह से ये इकोसिस्टम में जो बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये कंट्रोल करते हैं। शेर, बाघ, चीता जो है जो मांसाहारी जीव होते हैं वो शाकाहारियों को कंट्रोल करते हैं, तो ये शाकाहारियों को मारते हैं। जब ये मारते हैं तो इनकी संख्या कम होती है। जब इनकी संख्या कम होती है तब तक पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं। फिर पेड़ पौधे जब बढ़ने लगते हैं और ये मांसाहारी शाकाहारियों को मार के जब खा जाते हैं, चारों तरफ शाकाहारियों की संख्या कम होती है। शाकाहारियों की संख्या कम होने की वजह से मांसाहारियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, और धीरे से धीरे मांसाहारियों की जो संख्या है वो भोजन के अभाव में कम होने लगती है। तब तक ये शाकाहारियों की संख्या बढ़ने की वजह से जो जंगल कम हुए थे, अब ये शाकाहारी की संख्या कम हो गई, तो फिर इधर वन को खाने वाले कोई शाकाहारी नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से वन, हरे भरे वनस्पतियाँ बढ़ने लगती है। और इनकी संख्या बढ़ने की वजह से फिर इक्का दुक्का या कम संख्या में जो शाकाहारी जीव बचे हुए थे उनको पर्याप्त भोजन मिलने लगता है, और उधर जो है शाकाहारियों की संख्या कम होने की वजह से मांसाहारियों को भोजन नहीं मिलने की वजह से उनकी भी तादाद घट जाती है। और जैसे ही उनकी तादाद कम होती है, अब शाकाहारियों को मारने वाले कोई जीव जंतु भी नहीं होते हैं, और शाकाहारियों की संख्या कम होने की वजह से वनस्पतियाँ भी काफ़ी फली फूली होती है। फिर इनकी संख्या बढ़ने लगती है, शाकाहारियों की संख्या फिर बढ़ने लगती है। फिर जब शाकाहारियों की संख्या बढ़ती है, भोजन की पर्याप्त मात्रा में मांसाहारी भी बढ़ने लगते हैं। इस तरह से प्रकृति खुद जो है एक दूसरे को कंट्रोल कर लेती है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ये संतुलन बना रहता है। तो हमें ये वन्यजीव जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। आपको हम बता दें कि प्रकृति ने, भगवान ने इस दुनिया में, खुदा ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है बेकार नहीं बनाया। सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई गई हैं,
सब हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। हमारे पास उतना विवेक नहीं है, हमारा ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं है जिससे हम ये समझ सकें कि हमें ये कैसे कैसे फ़ायदे पहुंचाते हैं। वरना ये सारे जीव हमारे लाभ के हैं, हमारे फ़ायदे के हैं। ये जहरीले जो बहुत सारे जो है इंसेक्ट होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे सर्प बिच्छू होते हैं जो हमें काट लेते हैं, तो हमें जो है उनका जहर फैलने की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत दर्द होता है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे के लिए बने हुए हैं, बिकॉज ये जो है पर्यावरण में उपस्थित जो है विषैली गैसों को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और इस तरह से पर्यावरण के जो है में उपस्थित जहर को सोख करके ये हमें और आपको जो है इन जहरीली गैसों को लगने से हमें आपको बचाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए होते हैं। लेकिन इंसान, मनुष्य जो होता है वो बहुत ही एक ऐसा प्राणी है जो मत पूछिए, जो इसकी मदद करता है उसे भी नहीं छोड़ता। ये पेड़ पौधे हमें इतने महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे लिए जो है जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं, फिर भी हम उन्हें निचोड़ते रहते हैं, उन्हें तोड़ते रहते हैं। हम जो है उनकी पत्तियां तोड़ते हैं, उनकी टहनियाँ तोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें इंसान की फितरत होती हैं। तो इस तरह से हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम इनका संरक्षण करें।